आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको अपनी लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी इस कहानी का टाइटल है मीठी खीर। इस कहानी में कुल 5 किरदार हैं। इमाम फ़कीरुल्लाह, अशरफ चाचा, लियाकत चाचा, आरजू और मैं आदिल। तो चलिए शुरू करते हैं मीठी खीर। इमाम फ़कीरुल्लाह का मकान मेरे घर से महज 200 मीटर के फासले पर है। उनकी उम्र यही कोई 52 या 55 के आसपास, पर जिंदगी की भागदौड़ में बेचारे ऐसे उलझे रहे कि अपनी उम्र से 5-10 साल बड़े ही दिखते हैं। कद काठी ठीक ठाक, लेकिन रुतबा ऐसा कि पूरे गांव वाले उनकी बात मानते। पिछले 15 बरस से इमाम चाचा इमामत वाले अपने काम से ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, पर मेरे अशरफ चाचा कई दफ़ा बताते हैं कि पहले उनकी एक इत्र की दुकान भी हुआ करती थी और महीने में कम से कम 3 चक्कर वो शहर के लगा आते थे। वो ये भी बताते हैं कि उनका अंदाज भी बहुत शायराना हुआ करता था। लेकिन जब से शहर के एक नामी डॉक्टर ने दमे की शिकायत के चलते उनको ज़्यादा सफ़र करने से मना किया, तब से ही मियाँ इमाम फ़कीरुल्लाह का सफ़र घर से मस्जिद और मस्जिद से घर तक बस सिमट कर रह गया। मेरी अपने अब्बू के साथ जुड़ी यादें बहुत कम हैं, क्योंकि महज मेरी 6 बरस की उम्र में ही उनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और अम्मी तो बहुत पहले ही हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। मैं अपने अशरफ चाचा के साथ ही उनके मकान में रहता हूँ। अशरफ चाचा और इमाम फ़कीरुल्लाह बचपन के दोस्त रहे हैं और इन दोनों में काफ़ी मोहब्बत है। इसी दोस्ती के चलते मेरा भी इमाम फ़कीरुल्लाह के घर आना जाना लगा रहता है। इमाम चाचा की 3 लड़कियां हैं। सबसे बड़ी रुखसाना आपा, मंजली मरियम बाजी और सबसे छोटी आरजू। बड़ी दोनों बहनों का निकाह हुए करीब 5 साल हो गए हैं और आरजू अब भी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है। चूंकि इमाम चाचा के कोई लड़का नहीं है और उनकी सेहत भी ज़्यादातर सही नहीं रहती, इसलिए उनके घर के सारे कामों का जिम्मा मेरे ही कंधों पर होता है। रमज़ान के 24वें रोजे को तकरीबन शाम के यही कोई 4:30-5 बजे असर के वक्त अशरफ चाचा ने आकर अचानक मुझे नींद से जगाया। आदिल, उठो उठो आदिल। जी चाचा जी। बेटा उठो, देखो तुम्हारे इमाम चाचा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उन्हें दवाखाने लेकर गए हैं। मैं तुरंत दवाखाने की ओर दौड़ा। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से अचानक इमाम चाचा की तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन अब उन्हें थोड़ा आराम है। हम उन्हें लेकर उनके घर पहुँचे और उनकी खूब तीमारदारी की। अब वो पूरी तरह बिस्तर पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आज रमज़ान का 27वां रोज़ा है और बहुत जल्द अब ईद आने वाली है। ईद पर मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। एक तो ईदगाह जाकर सबके साथ नमाज पढ़ना, और दूसरी ख़ास वजह है आरजू के हाथों की बनी वो बेहद लाजवाब खीर। वो खीर खाकर तो मानो ऐसा लगता है जैसे महीने भर के रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला ने खुद ये तोहफ़ा जन्नत से भेजा हो। खीर के अलावा भी मेरा उस घर से एक और वजह से खास लगाव है। आरजू कुदरत का तराशा हुआ जैसे कीमती नगीना। ये बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नैन नक्श, मासूम सा चेहरा और काले घने बाल, जैसे सचमुच की कोई एक जादुई परी। उसकी हंसी और अचानक किसी बात पर ही शर्मा जाना, कोई बैरागी भी खुद को इस मोह से शायद ही बचा पाए।
पिछले 3 बरस से हर शाम तन्हाई में सोचता हूँ कि आज जाकर उससे इजहार मोहब्बत कर दूंगा, पर तभी दिमाग में यह ख्याल आ जाता है कि इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की भला क्यों मुझ जैसे किसी औसत दर्जे के लड़के से मोहब्बत करेगी। फिर कई दफ़ा इमाम चाचा और अशरफ चाचा के ख्याल ने भी मुझे थोड़ा बहुत रुकने पर मजबूर किया है। इस कश्मकश में उसे कभी बता ही नहीं पाया कि कितनी शिद्दत से मैं उसे चाहता हूँ। 30 रोज़े मुकम्मल हो जाने के बाद आज ईद का दिन है। फजर का वक्त। अल सुबह से ही बस्ती के घरों से लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी है। हर कोई आज नहा धोकर और नए नए कपड़े पहनकर बस ईदगाह पहुंच जाना चाहता है। मैं भी तो उतावला था, तैयार होकर और अपना नया कुर्ता पायजामा और सिर पर नई गोल टोपी पहनकर बस मैं भी सीधा ईदगाह की ओर रवाना हो गया। या अल्लाह, मुझे अपने दिल की बात इजहार करने की ताकत अता फरमा। बस आज यही एक दुआ मांगी है मैंने परवरदिगार से। ईदगाह से फारिग होकर मैं फौरन इमाम चाचा के घर की ओर दौड़ा। हांफते हांफते मैंने इमाम चाचा को ईद की मुबारकबाद दी। ईद मुबारक इमाम चाचा। कौन? आदिल? आओ बेटा, तुम्हें भी ईद मुबारक। इमाम चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। 2 या 3 मिनट बाद सुर्ख लाल जोड़ा पहने, सिर पर दुपट्टा ओढ़े और हाथों पर गहरी लाल मेहंदी लगाए मानो दुल्हन की तरह आरजू ने कमरे में दस्तक दी। ये लीजिए अब्बू, आपकी कम मीठी वाली खीर, और ये आपकी एकदम मीठी खीर। और हाँ, ईद मुबारक आपको आदिल। 2 पल के लिए जैसे मैं दुनिया से एकदम कट गया और बस आरजू की आंखों में ही देखता रहा और मन ही मन 100 दफ़ा उसे ईद की मुबारकबादें दी। दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि आदिल, अब कह भी दो वो बात जो तुम 3 सालों से अपनी जुबान पर नहीं ला पा रहे हो। मैं पूरी तरह उसी की यादों में खो गया था। ईद मुबारक हो मेरे यार। अशरफ चाचा की आवाज़ से मेरा ध्यान एकदम टूटा। उस कमरे में अशरफ चाचा और उनके एक दोस्त लियाकत चाचा दोनों दाखिल हो चुके थे। मैंने फौरन अपना ध्यान खीर में तारों सितारों की तरह चमक रहे सूखे मेवों की ओर लगा दिया। तुमको भी बहुत बहुत ईद मुबारक मेरे दोस्त। इमाम फकीरुल्लाह ने बिस्तर से उठने की एक नाकाम कोशिश करते हुए कहा। अरे तुम लेटे रहो। अशरफ चाचा ने इमाम चाचा को इत्मीनान दिलाते हुए कहा। कल शाम तुम्हारा पैगाम मिला, यही कि तुम हमसे मिलना चाहते हो, हम सीधा यहीं चले आए। लियाकत चाचा ने इमाम चाचा से हाथ मिलाते हुए कहा। क्या बात है फकीर, सब ठीक तो है ना? अशरफ चाचा ने थोड़ा संजीदा होकर इमाम चाचा से पूछा। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है और तुम तो जानते ही हो कि मेरे सिर पर अब केवल एक ही जिम्मा रह गया है और वो है मेरी इस गुड़िया आरजू का निकाह। बस इतने में आरजू हाथ में एक तश्तरी और उस पर 2 कटोरी खीर लेकर कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ईद मुबारक। ये लीजिए आपकी खीर। इस बारी मैंने खीर में पीसे हुए अखरोट भी डाले हैं। अरे यार फकीर, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। एक बार तुम तंदुरुस्त हो जाओ, फिर देखो कितनी धूमधाम से करेंगे निकाह हम हमारी गुड़िया का। अशरफ चाचा ने इमाम चाचा को दिलासा देते हुए कहा। इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को यहाँ आज बुलवाया है। देखो,
तुम दोनों ही मेरे अजीज दोस्त हो। भला ये बात अब मैं किससे कहूं? इमाम चाचा ने भरे गले से ये बात कही। अशरफ, कल शाम मैंने आरजू से उसकी पसंद पूछी और उसने बड़े शर्माते हुए मुझे अपनी पसंद के लड़के का नाम भी बताया है। अब मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम दोनों मिलकर इसका निकाह मेरे जीते जी करवा दो। तुम्हारा एहसान रहेगा यार। मैं एक पल को ठहर गया। आधी खीर मेरे हलक में और आधी चम्मच पर ही ठहर गई। मैं गहराई से सोचने लगा, क्यों मैंने अब तक आरजू को अपने दिल की बात नहीं बताई। कम से कम एक बार तो उसे बता देता। पसंद नापसंद तो बहुत बाद की बात होती। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा। फिर एकाएक मेरे दिमाग में ये सवाल तैरने लगे कि आखिर आरजू ने किसे अपने अप्पू को अपनी पसंद बताया होगा। कहीं वो उसकी क्लास में पढ़ने वाला वो सलमान तो नहीं? नहीं, वो एकदम आवारा लड़का है। वो आरजू को कैसे पसंद आ सकता है? वो असलम? नहीं, उसकी तो 2 महीने पहले ही सगाई हुई ना। फैजान? नहीं, वो रिजवान? या शायद वो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला पढ़ाकू लड़का मोहसिन। आदिल। अचानक मेरा ध्यान अशरफ चाचा की आवाज से टूटा। जी चाचा। मैंने खुद को संभालते हुए चाचा को जवाब दिया। अरे बेटे आदिल, तुमने नहीं सुना कि तुम्हारे फकीर चाचा ने क्या कहा? अशरफ चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैंने नहीं सुना। ये लो जी, इन जनाब का ध्यान तो बस खीर चट करने में ही लगा हुआ है। लियाकत चाचा ने तंज कसते हुए और मेरे कंधों पर थपकी मारते हुए कहा। जी, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। बेटा आदिल, 18 सालों से तुम हमारे घर के हर कामों को बहुत जिम्मेदारी से निभाते आ रहे हो। तुमने कभी इस घर को बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। कल शाम जब मैंने आरजू से उसकी पसंद का लड़का बताने को कहा तो उसने तुम्हारा नाम ही लिया और कहा कि उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ निकाह करके अपना घर बसाए। बेटा, मेरी इस फूल जैसी बिटिया की जिम्मेदारी तो तुम निभाओगे ना? इमाम चाचा ने ये बात एक सांस में ही कह दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं इस समय सुन रहा हूँ क्या वो सपना है या कोई हकीकत। जी, आदिल एक जिम्मेदार और समझदार लड़का है। वो जरूर आरजू बिटिया को खुश रखेगा। लियाकत चाचा ने इमाम चाचा की ओर देखते हुए कहा। जी जरूर, बस इतना ही निकला मेरे मुंह से। ये ईद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद और ये खीर मेरी जिंदगी की सबसे मीठी खीर बन गई थी। शुक्रिया दोस्तों।